ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सू को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है। एंड यहाँ पर उसे अपना चेकअप करवाया था और इतने में यहाँ पर नर्स उसकी रिपोर्ट्स लेकर आ जाती है जहाँ पर वो सू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात जानकर यहाँ पर कुछ ज़्यादा हैरान नहीं होती है सू। असल में यहाँ पर सू को समझ आ जाता है कि आखिर ये बेबी किसका है। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ड्रग्स दिया गया है। साथ साथ हमें यहाँ पर हमारे मेन लीड लीन को भी देखते हैं एंड वो भी यहाँ पर अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता जहाँ पर वो दोनों सेम कमरे में आ जाते हैं एंड यहाँ पर उनके बीच मेकआउट हो जाता है जो मेकआउट वन नाइट में स्पेंड हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नर्स उसे कह रही होती कि आखिर दिन में कौन सा सपने देख रही हो और इतनी हैरान क्यों हो रही हो, तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो। सू को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर रिपोर्ट से कुछ तो गड़बड़ हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता एंड यहाँ पर मैं सचमुच प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जिसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम अभी भी बहुत कम एज की हो, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता है। और ये बात सुनते ही यहाँ पर हॉस्पिटल में जितने लोग होते हैं वो सू के बारे में बातें करने लग जाते हैं। नर्स कहती है कि देखो घर जाओ और जाकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताओ, एबॉर्शन करवाना होगा तो आ जाना। लेकिन जैसे यहाँ पर नर्स उसे एबॉर्शन का प्राइस बताती है सो उस प्राइस को सुनकर हैरान हो जाती है। इतने में हम यहाँ पर लीन को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ में हॉस्पिटल में होता है। उसका फ्रेंड से कह रहा था कि एटलीस्ट तुम्हें उस लड़की का नाम तो पता होगा। लीन कहते कि कहा ना, वो साइड से 1 मंथ पहले हुई थी और मैं अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था जहाँ पर मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। वो कहते हैं कि ज़रूर तुम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए आए रहोगे कि वो लड़की इस हॉस्पिटल में आई भी है या फिर नहीं। लीन कहते हैं कि हो सकता है कि उसे ठीक ना लग रहा हो या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो इस वजह से। इतने में यहाँ पर लीन के बगल से ही जू जा रही होती है और यहाँ पर लीन को उसकी सेंट आने लग जाती है। पर जैसे यहाँ पर वो पीछे मुड़ कर देखता है इतने में यहाँ पर जू तो वहाँ से गई होती है और वहाँ पर जू के अलावा भी ढेर सारे लोग थे जिनके फेस वो नहीं देख पा रहा था और वो फुल्ली कंफ्यूज था। या तो यहाँ पर वो परफ्यूम सेम लड़कियों के पास होता है या फिर यहाँ पर वो वही लड़की होगी। इतने में यहाँ पर उसका फिर उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम देख वहाँ क्यों रहे हो। वो कहते कि कुछ नहीं, बस बारिश आ रही है वही देख रहा था। फ्रेंड बोलने लग जाता है कि देखो अगर तुम्हें वो लड़की पसंद ही है तो बोल दो, इसमें एक्सेप्ट करने में इतनी शर्माने वाली कौन सी बात है। ऐसे भी देखो तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स खुश होंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगा। कम से कम मुझे यहाँ पर एक शादी तो अटेंड करने के लिए मिलेगी। लीन कहता है कि तुम्हारी ज़बान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है, मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याली पुलाव नहीं पक रहा। फिर बाद में हम यहाँ पर जू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना डिलीवरी का काम कर रही होती है इतने घने बारिश में भी। और यहाँ पर उसकी मॉम को तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। सू जैसे यहाँ पर सारे सामान अनलोड कर देती है उसके बाद में वो रेस्ट करना चाहती थी बट उसकी मम्मी यहाँ पर बाकी के सामान को जिंगुआ होटल में पहुँचाने के लिए कह देती है। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, सू के स्टमक में भी पेन हो रहा था बट यहाँ पर उसकी मॉम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। असल में वो उसकी रियल मॉम होती ही नहीं है। एंड आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अगर मैं तुम्हें उस दिन कचरे के डिब्बे से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम आज जिंदा नहीं बचती। और तर यहाँ पर वो उसे लात से भी मारती है। कहते कि ज़रा नखरे मत पालो, जितना काम कहा गया उतना काम करो वरना घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हमारे पास और भी लोग हैं। सू कहते कि मॉम ऐसी बातें मत कीजिए, मैं अभी डिलीवरी कर कर आती हूँ। जो इसके बाद वो बेचारी इतनी ज़्यादा बारिश में भी डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ती है। और जब यहाँ पर उसकी जो साइकिल होती है वो जिस रास्ते से जा रही थी उसी सेम रास्ते में यहाँ पर बगल से लीन की कार भी जा रही होती है। लेकिन सू ने यहाँ पर रेनकोट पहना हुआ था जहाँ पर लीन चाहे तो भी उसे पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लीन को देखते हैं जो कि होटल पहुँच चुका था हान के साथ में यहाँ पर अलग अलग स्पेशल डिशेस को ट्राई करने के लिए। वही साथ साथ यहाँ पर हर रोज स्पेशलिटीज़ के बारे में बता रहा होता है जहाँ पर लीन से उसकी बातें सुन रहा था। हान कहने लग जाता है कि ऐसा मुंह लेकर चलोगे तो सब तुमसे डर जाएंगे बट यहाँ पर लीन को तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि बारिश भी रुक जाती है। यहाँ पर सू ने ऑलमोस्ट अपने सारे के सारे सामान डिलीवर कर लिए थे जहाँ पर उस होटल का मैनेजर उसे पैसे दे देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे अंदर से कॉल आता है जहाँ पर वह सू को रोकता है। कहते हैं कि कुछ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिन्हें यहाँ पर जाना है कि आखिर तुम्हारे घर पर ये रोस्टेड चिकन कैसे बनते हैं, तो फिर प्लीज़ चलकर यहाँ पर उन्हें इंडायरेक्टली रेसिपी बता दो। दूसरा यहाँ पर हाना भी बिलीन से बात कर रहा होता है जहाँ पर वो उस लड़की के बारे में पूछ रहा था कि कुछ तो याद होगा, उसकी शक्ल तो याद ही होगी। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर वो उस लड़की की शक्ल बना देगा, फिर तो ईजी हो जाएगा ना उस लड़की को ढूंढने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर मैनेजर सू को लेकर उसी रूम की ओर बढ़े जा रहा था
जहाँ पर सू को लग रहा होता है कि आखिर मुझे ये आवाज़ सुनी-सुनी सी क्यों लग रही है। एंड जैसे ही यहाँ पर लीन को देखती है, वो उसे देखते ही यहाँ पर पहचान जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर लीन ने उसे पहचान लिया तो फिर ये बात यहाँ पर उसे घर तक पहुँच जाएगी, और अगर ये बात उसे घर तक पहुँच जाएगी तो उसकी मॉम उसे ज़िंदा मार देगी। इस वजह से यहाँ पर वो घबराहट के मारे अपनी इयररिंग्स को छुपाते हुए वहाँ से भाग जाती है। लीन की उसकी वजह नजर जाती है और लीन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो रुकती नहीं। तो वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है एंड कहता है कि आखिर तुम भाग क्यों रही हो। सो यहाँ पर कह रही होती है कि उसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम याद आ गया था। वही दूसरी ओर सू बोल रही होती है कि बस मुझे इंपॉर्टेंट काम याद आ गया था, इस वजह से मैं जा रही हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि कहीं मैंने तुम्हें देखा तो नहीं है। सू कहते कि नहीं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर मैच चलाकर सू के बारे में बता रहा होता है, साथ साथ यहाँ पर सू को भी वो कह देता है कि अगर तुमने कोई गलती की हो तो अभी यहाँ पर बॉस से माफ़ी मांग लो। सू कहते कि नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगू, इसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं। और ऐसे भी यहाँ पर शुरुआत इसी ने की थी, जहाँ पर लीन कुछ भी बोले बगैर वहाँ से जाने लग जाता है। सू से जाने नहीं देते एंड कहते कि भाग कहाँ रहे हो, कंपनसेशन पे करके जाओ। यहाँ पर तो हान और वो मैनेजर दोनों घबराने लग जाते कि आखिर ये लड़की बोलना क्या चाहती है। सू कहते कि ये देखो, तुमने मुझे कितना ज़ोर से ग्रैब किया है, तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा। जहाँ पर वो तो उसे वापस से वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है एंड कहने लग जाता है कि इतनी सी चोट के लिए तुम यहाँ पर मुझसे कंपनसेशन लोगी। सू कहती कि सही कहा, मुझे हर्ट हुआ है तो फिर मैं यहाँ पर अपने पैसे लेकर ही रहूंगी। वो कहते कि अब समझ आ रहा है कि तुम्हें यहाँ पर पैसे की भूख है, इस वजह से तुम जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रही हो। एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि बताओ कितने पैसे तुम्हें चाहिए। सुमिन को यहाँ पर अबॉर्शन वाले फीस याद होती है, तो वो वहाँ से एग्जैक्ट उतने ही पैसे उससे मांग लेती है, जहाँ पर लीन अपने पॉकेट से उतने पैसे निकाल कर उसके ऊपर फेंक देता है। कहते हैं कि इन पैसों को लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एंड गुस्से में भी वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर हान जाते वक्त उससे बोलने लग जाता है कि तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम यहाँ पर पैसों के पीछे पड़ोगी, लेकिन आज का ये बिहेवियर दिखा देता है कि लड़कियाँ दिखने में कितनी भी भोली क्यों ना हो, वो पैसों की ही भूखी रहती है। एंड वो भी वहाँ से उसे सुनाकर चला जाता है, बट सू बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी मजबूरी जो होती है। वही दोस्तों यहाँ पर मैनेजर कहने लग जाता है कि अगर तुमने हमारे बॉस को यहाँ पर प्रवोक किया होगा तो याद रखना, हमारे ऑर्डर्स तुम्हारे कैफे में से कैंसिल हो जाएंगे। जहाँ पर उसे तो कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था, और यहाँ पर वो उन पैसों को उठा रही थी और बस यही सोच रही थी कि क्या मैं यहाँ पर सचमुच इतनी ज़्यादा गिर चुकी हूँ कि मुझे अब यहाँ पर ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है ताकि मैं यहाँ पर पैसे अर्न कर पाऊँ। और यहाँ पर वो बेबी को अबॉर्ट करने के नाम से सोचते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर सो अपने घर की ओर वापस जा रही होती है, जहाँ पर उसे उसकी सिस्टर डेज़ी मिल जाती है एंड कहती है कि तुम रात को कहाँ पर गायब हो गई थी। पूरी रात ड्रिंक कर कर पार्टी करने के बाद सो यहाँ पर उसे कुछ बताते नहीं है। कहते कि बस मुझे ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं घर चली गई थी। इतने में यहाँ पर डेज़ी उसे कहते कोई बात नहीं, आज आज हम वापस से पार्टी करें तो फिर तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर वो जानबूझकर ऐसा कहती है ताकि यहाँ पर वो उसे वापस बुला पाए। और लास्ट टाइम यहाँ पर उसी ने उसकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए हुए थे, लेकिन इस बार वो मन में कह रही थी कि देखना, इस बार तो मैं सू को नहीं जाने दूंगी। सू यहाँ पर उसे हाँ तो कह देती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर सू को वॉमिट फील होने लगता है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर डेज़ी हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या तुम यहाँ पर बीमार हो। एंड सू यहाँ पर उसे अपनी प्यारी बहन समझकर सच्चाई बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जहाँ पर डेज़ी तो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो मन में सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दवा उसे काम आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट जाकर यहाँ पर उस इंसान से कंपेंसेशन तो ले पाऊंगी। तो वो यहाँ पर सू से कहते कि चलो जाकर हम उस इंसान को सबक सिखाते हैं और यहाँ पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सू यहाँ पर उसे जाने से रोकने लग जाती है, तो उसके बाद में यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करती है वहाँ पर नहीं जाने के लिए। डेज़ी कहती कि ऐसे कैसे नहीं, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हमें तो तुम्हारे लिए जस्टिस लेना ही पड़ेगा। सू बोलते कि नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम खुद सोच कर देखो, अगर यहाँ पर पेरेंट्स को पता चल गया तो यहाँ पर मम्मा तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। तो इसके बाद भी यहाँ पर उसके हाथ में एक डायमंड की ईयररिंग जिससे गुस्सा होती है, एंड यहाँ पर सू को लग रहा था कि क्या पता यहाँ पर वो उसी पर्सन का हो। डेज़ी उस डायमंड को देखकर तो समझ जाती है कि जिस भी इंसान के साथ इसने नाइट स्पेंड किया वो इंसान बहुत ही ज़्यादा रिच है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सू से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर उस इंसान को बिलोंग करती है। डेज़ी कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम उसे लौटाना चाहती हो। सू कहती कि नहीं, मैं लौटा कर क्या करूँगी, मैं सोचूं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को सेल कर दूँ। डेज़ी मन में बोल रही होती कि जितना शांत मैंने इसे समझा था उतनी शांत है नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। बट यहाँ पर डेज़ी सू से झूठ बोल देती है,
कि ये डायमंड तो फेक है। सू कहती कि नहीं, इसे ध्यान से देखो, ये कितना शाइन कर रहा है। डेज़ी कहती कि इसलिए तो तुम्हें पता नहीं है क्या, फेक डायमंड्स अक्सर बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं ताकि वो लोगों की आंखों को अट्रैक्ट कर पाए और लोगों को लगे कि वो रियल डायमंड है, जिस तरीके से यहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो इसके बाद में सू कहती कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास से रख लेती हूँ। डेज़ी बोलती कि नहीं, तुम ये मुझे दे दो। सो शुरुआत में तो यहाँ पर उसे मना करती है, लेकिन जब डेज़ी से कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ये मिला तो उन पर शक जा सकता है, तो तुम मुझे दे दो, मैं ये तुम्हारे लिए संभाल लूंगी। जिसके बाद में सुई यहाँ पर उन डायमंड्स को वहाँ पर उसे दे देती है। डेज़ी बोले कि तुम फिक्र मत करो, इसे मैं संभाल कर रखूंगी और इस बेबी के मैटर को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सू को यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसके साथ है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीन को, जहाँ पर वो अभी भी उस वुमन के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन हो सकती है और कहाँ पर होगी। हान कहते कि अब जाने दो, 1 महीने के ऊपर हो गया है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें मिलने वाली है। अगर मिलने वाली होती तो कब का मिल जाती। तुम फालतू में यहाँ पर उसके पीछे टाइम वेस्ट करो, तुम्हें यहाँ पर अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाना चाहिए। लेन कहते कि इतनी आसानी से तो नहीं, और ऐसे भी दुनिया बहुत छोटी है जहाँ पर हम कोइंसिडेंट तो कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। इतने में यहाँ पर उसे किसी से कॉल आ जाता है जो उसे बता रहा होता है कि हमने उस लड़की को ढूंढ निकाला है। एनलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों उस लड़की को देखने के लिए चले जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सू को। एंड यहाँ पर सू अपने उस साइकिल को लेकर वापस जा रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे उसकी गुस्सेल मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि इस पर चिल्ला रही होती है कि घूम कर आ रही हो, घर पर आओ, हमें और भी ज़्यादा डिलीवरी करनी है। लगता तुम यहाँ पर चल कर आ रही हो, ना कि साइकिल से आ रही हो। सू यहाँ पर अपनी मम्मा से माफ़ी मांगती है, कहती कि बस मैं कुछ ही समय में पहुँच जाऊँगी। एंड इतने में यहाँ पर उसके सामने से कार आ रही होती है, जहाँ पर अंधेरे के चक्कर में उसे कुछ नज़र आता ही नहीं है और उसकी टकरार यहाँ पर उस कार से हो जाती है। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते ज़रूर है, जहाँ पर सू भी उसे पहचान जाती है और साथ साथ लीन को भी पता होता है कि वो तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है। हान कहने लग जाता है कि क्या हमें यहाँ पर उसकी मदद करनी चाहिए, वो तो वही होटल वाली लड़की है। लेकिन यहाँ पर लीन को कुछ इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। लीन कहता है कि लड़की क्या पता वापस से जानबूझकर मुझसे टक्कर खाई हो ताकि वो मुझसे और पैसे हड़प सके, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वह दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि यहाँ पर क्लब रूम में किसी का इंतजार कर रही होती है। इतने में यहाँ पर अटेंशन देने के लिए गार्ड्स आ जाते हैं कि बहुत सारे, और उनका बॉस यहाँ पर लीन हान के साथ वहीं पर आ जाता है। लीन कहने लग जाते कि उस दिन उस रात होटल में तुम ही थी। डेज़ी कहती कि हाँ, मैं वही लड़की थी। एंड यहाँ पर जानबूझकर वो डायमंड वाली ईयरिंग को पहन लेती है ताकि यहाँ पर लीन को उस ईयरिंग से ये लगे कि वो वही सेम लड़की थी और उसे यहाँ पर उस पर 1% का भी शक बिल्कुल भी जाना चाहिए। एंड यहाँ पर डेज़ी उसे हाँ कह देती है। इसके बाद भी यहाँ पर वो घर पर जाती है तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम तो उसे पर मार देती है, कहते कि जाओ जाकर रेडी हो जाओ। शू को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मॉम उसे ऐसा क्यों कह रही है। आंटी कहते कि अंकल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, और अंकल का नाम सुनते ही यहाँ पर वो घबराने लग जाती है। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ पर वो शार लेकर बाहर आ रही थी, तब उसके अंकल यहाँ पर उसे चुपके से देख के जा रहे थे। सू तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है। अंकल कहते कि ऐसे भी तुम एडल्ट हो गई हो, और मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। जहाँ पर सू उनसे फाइट बैक ज़रूर करती है। हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे बता रही होती है कि ऐसे भी तुम अब एडल्ट हो चुकी हो और तुम्हारी शादी यहाँ पर अंकल से ही होने वाली है। अपनी मम्मा की बातों को सुनकर यहाँ पर सू को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी मॉम ऐसा भी सोच रख सकती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके अंकल से यहाँ पर उसकी शादी करवा रही है, जो कि उसके डैड की उम्र के हैं। जहाँ पर सू जो है अपनी मम्मा को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वो मेरे अंकल है, वो मेरी फैमिली रिलेशन में आते, आखिर मैं उनके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, ऊपर से हमारे एज गैप वो कितना ज़्यादा है। आंटी कहते कि तुम मेरी बात को समझ ही रही हो, देखो एक बार शादी हो जाएगी तो फैमिली मेम्बर ऐसे भी तुम दोनों हो ही जाओगे। और रही बात एज गैप की, तो आजकल लोग एज तो देखते ही नहीं है, बस यहाँ पर प्यार आया और शादी कर ली। और तुम ना क्यों कह रही हो, वो अंकल तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। ऐसे भी शादी करके घर पर खाना ही तो बनाना है तुम्हें, यहाँ पर बाहर जाकर नौकरी करने के लिए कौन कह रहा है। सो यहाँ पर फिर भी अपनी मम्मा से डिसएग्री करने लग जाती है एंड कहती है कि वो ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकती है। और उसकी मम्मा को यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ज़बरदस्ती यहाँ पर उसे बाहर लेकर जा रही थी, जहाँ पर अंकल बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो अंकल भी ज़बरदस्ती सू को पकड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर वो अंकल सर अपनी मम्मा से लड़ते झगड़ते हुए वहाँ से भागने लग जाती है।
एंड यहाँ पर सू की तकरार हो जाती है कार से, जो कार होती है यहाँ पर डेज़ी की। डेज़ी यहाँ पर उसकी फैमिली मेम्बर्स को देखकर यहाँ पर हैरानी हो जाती है। सू यहाँ पर डेज़ी से मदद मांग रही होती है, जहाँ पर वो तुरंत ही डोर को अनलॉक कर देती है एंड यहाँ से उसे लेकर जाने लग जाती है। इसके बाद में जब वो लोग यहाँ पर आगे आ जाते हैं, तब यहाँ पर डेज़ी उससे पूछने लग जाती है कि आखिर हो क्या गया। तब यहाँ पर सू से बताती है कि उसकी मॉम यहाँ पर उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके अंकल से करवा रही है। ये बात सुनते ही यहाँ पर सू को तो बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो कहते हैं कि पक्का एक अंकल से करा रही है या फिर तुम्हारे किसी एज के लड़के से। सू कहते कि नहीं, वो लड़का मेरे एज का है नहीं, असल में वो मेरा अंकल है। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी तो बोलने लग जाती है कि अब तुम क्या करोगी। सू बोलती कि मैं उस घर पर नहीं रह सकती हूँ, मुझे उस घर से बाहर निकलना ही होगा। और यहाँ पर डेज़ी हैरान हो जाती है। डेज़ी को लग रहा होता है कि क्या पता अब अगर यहाँ पर उसे सपोर्ट चाहिए होगा तो फिर सू यहाँ पर लीन को ढूंढते हुए चली जाएगी। तब तो यहाँ पर डेज़ी का भांडा फूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर डेज़ी उससे कहते कि अरे वो तो तुम्हारी फैमिली है और फैमिली के बीच तो अनबन होती ही रहती है। तुम शांति से जाओ, घर जाओ और उन्हें समझाओ, वो ज़रूर समझ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सू से कहने लग जाते कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि मेरी मॉम कौन सी मेंटालिटी की है, जहाँ पर मैं रो भी दूँ या फिर अपनी जान भी देने के लिए रेडी हो जाऊँ, लेकिन वो मुझे उस बुढ़े इंसान के साथ शादी ज़रूर करवा कर छोड़ेगी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उन्हें पैसे जब मिल रहे होंगे। एंड यहाँ पर डेज़ी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे। डेज़ी उसे कहते कि क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है। सू कहते कि नहीं, फ़िलहाल तो मेरे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूँगी। डेज़ी बोलती कि नहीं नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो आ जाते यहाँ पर मेरे घर रह सकती हो। ऐसे भी तुम्हारी मम्मा या तुम्हारे अंकल या तुम्हारे किसी भी घर वाले को मेरे घर का एड्रेस पता नहीं है, तो फिर तुम वहाँ पर आराम से रहना, रात भर रेस्ट करना और बाद में हम मुझके यहाँ पर नेक्स्ट प्लान के बारे में प्लानिंग करने लग जाएंगे। सो यहाँ पर डेज़ी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने लग जाती है और उसकी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। वह दूसरा यहाँ पर सो नोटिस करती है कि डेज़ी की कार तो ये है ही नहीं, तो वो उससे पूछती कि आखिर ये कार किसकी है, क्या ये कार तुमने यहाँ पर रेंट पे ली है। डेज़ी बोलती कि नहीं नहीं, कार तो बड़ी अच्छी है, ये कार मुझे यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है। सू कहते कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इतना जल्दी। वो कहते कि हाँ, वो तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई थी कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, और वो देखो मुझे कितना अच्छा सा गिफ्ट दिया हुआ है। सो यहाँ पर डेज़ी के लिए सचमुच बहुत हैप्पी होती है, लेकिन बस वो अपने बारे में सोच रही थी कि दुनिया में हर किसी को अपनी खुशी मिल ही जा रही है, लेकिन सू सू की लाइफ में शांति कब आएगी और खुशी कब आएगी तो सू को भी नहीं पता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर टीसी जो होती है वो सू को लेकर अपने घर आ जाती है एंड यहाँ पर उससे रिलैक्स करके बैठने के लिए बोलती है। साथ साथ यहाँ पर वो सू को जो है एक मिल्क का ग्लास दे देती है, जो कि यहाँ पर सू पहले पीने से तो मना कर देती है। डीजी बोलते कि पियो तो मैं काम डाउन फील होगा, इसलिए यहाँ पर सू से पीने लग जाती है। लेकिन उस ग्लास को खत्म करने के बाद यहाँ पर अचानक से सू को डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो समझ जाते कि जरूर इस ड्रिंक में कुछ तो मिलाया होगा एंड इतने में यहाँ पर डेज़ी यहाँ पर अपना रियल चेहरा दिखाना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो पिल्लो के पीछे से नाइफ बाहर निकाल लेती है। कहती कि क्या करूँ, माफ करना, वो क्या है ना, मुझे भी सर्वाइव करना है। अगर तुम जिंदा रहोगी तो फिर मुझे पता नहीं है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगी या फिर नहीं। तुम जिंदा रहोगी तो फिर यहाँ पर वो इंसान तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा और तब तब मेरा पर्दा फाश हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी और लीन को देखते, जो कि यहाँ पर हान के साथ आ गया होता है डेज़ी के बिल्डिंग के बाहर। हान उसे कह रहा था कि अरे तुम्हें इतना क्या गिरनेस है सिस्टर इन लॉ से मिलने का, जो कि हम यहाँ पर उसे घर तक आ गए हैं। लीन उसे कह रहा होता है कि ये बात नहीं है, असल में मुझे यहाँ पर डेज़ी के पास शक जा रहा है। हान कहता कि कैसा शक, वही डायमंड रिंग यहाँ पर उसके पास है जो कि तुम यहाँ पर उस दिन छोड़कर गए हुए थे, तो फिर अब तुम्हें किस बात का शक है। वो कहने लग जाता कि पता नहीं, मेरे इंट्यूशंस कह रहे कि वो लड़की वो हो ही नहीं सकती और ज़रूर यहाँ पर कुछ तो है जो कि मैं यहाँ पर मिस आउट कर जाऊँ। हान कह रहा था कि देखो, हो सकता है कि तुम कभी भी यहाँ पर वुमेन पर बिलीव नहीं करते हो, कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इस वजह से यहाँ पर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो या फिर बस तुम यहाँ पर ओवर थिंक करे जाओगे। वो कहता कि नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर मेरा दिल काम करता, दिमाग नहीं, लेकिन मेरा ब्रेन भी यही कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हमें जाकर यहाँ पर चेक करना होगा। हान बोलता है इतनी सी बात के लिए तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए हो। वो कहता है मुंह बंद रखो, जितना खाए बस उतना खाओ। एंड बाद में वो लोग उसके बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं एंड इसके बाद में यहाँ पे वो लोग उसके डोरबेल को रिंग करते हैं, जहाँ पर डेज़ी एकदम कामली डोर को ओपन करती है, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतने में वो पूछते कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीन कहता है कि बस ऐसी तुम एक पिक करने के लाए थे। हान कहने लग जाते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना, लगता है यहाँ पर तुम अपने घर वालों के साथ हो, क्योंकि हमें यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी।
तब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर डोर बेल रिंग हुई थी, वैसे यहाँ पर उसे पीप होल से लीन को और हान को आते हुए देख लिया था। और उसे पता होता कि अगर लीन यहाँ पर शो को देख लेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा, और बाद में यहाँ पर डेजी के हाथ से उसकी वेल्थ, उसकी ग्लोरी सब कुछ चली जाएगी। तो फिर यहाँ पर डेजी ने उसका हाथ बांधना शुरू कर दिया था। तब यहाँ पर सो चिल्ला रही होती और वही आवाज़ यहाँ पर हान ने सुनी थी, और वो उसका हाथ बांधकर यहाँ पर उसे दूसरे वाले रूम में कैद कर रख देती है। और हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उनसे झूठ बोलती है, कहते हैं कि एक्चुअली मैं टीवी पर ड्रामा देख रही थी और वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही तेज थी, तो लगता है शायद से वही आवाज तुमने सुनी होगी। हान बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर पर अगर कोई मेहमान आता है तो फिर तुम क्या उन्हें बाहर ही खड़ा रखती हो। डीजी कहते कि सॉरी, वो मेरे घर पर ऐसे कोई जल्दी आता नहीं है ना, इसलिए मेरे दिमाग से उतर गया, तुम लोग अंदर आ सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर लीन को जाए वही सेम स्मेल आने लग जाती है उस नाइट को लेकर। तो फिर उसे लग रहा था कि शायद से मैं ओवर थिंक कर रहूँगा, और यहाँ पर ये वही स्मेल है जो कि स्मेल मैंने उस रात स्मेल की थी। लेकिन यहाँ पर बेचारी शू होती है जो कि स्टोर रूम के अंदर कैद होती है, और वो चिल्लाने की कोशिश भी कर ले तो फिर भी उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाएगी। इतने में यहाँ पर लीन होता है जो कि सोच लेता है कि अब अगर उसने गलती की है तो उसे यहाँ पर डीजी के रिस्पॉन्सिबल होना ही होगा। वो डीजी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो डीजी से कहता है पैकिंग करने के लिए। वो कहते हैं कि मेरी पैकिंग तो अब तक हुई नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, पैकिंग कर लो, हम आज ही यहाँ से जाएंगे। यहाँ पर तो डेजी हैरान हो जाती है, लेकिन मन ही मन वो सोचती है कि ये चीज़ तो उसके लिए बेटर है। अगर वो लोग आज के आज ही यहाँ से जा रहे हैं तो वही चीज़ तो उसी के लिए तो अच्छी है कि आज रात यहाँ पर उनकी शादी हो जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर रेडी हो जाते हैं, वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर लीन की नज़र फ्लोर पर जाती है जहाँ पर ब्लड की कुछ बूंदें गिरी हुई थी, एंड यहाँ पर हान उस चीज़ को चेक कर कंफर्म करता है कि ये ब्लड ही है। वही दूसरा यहाँ पर उन दोनों का शक पड़ने लग जाता है, और डीजी तो इनसे भी ज्यादा स्मार्ट होती है, जहाँ पर वो चाकू से चुपके से अपने हाथ पर ही कट कर देती है, कहती कि वो मेरा ही ब्लड है। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं नाइफ लेने गई थी तो गलती से दूसरी तरफ पकड़ लिया था, इस वजह से मुझे कट आ गया है। लीन कहता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसी हो सकती हो। डेजी मनी मन खुश हो रही होती है कि लीन यहाँ पर उसे कितनी फिक्र कर रहा है, पर यहाँ पर लीन जब डेजी के हाथों को टच करता है तब उसे यहाँ पर फील होता है कि उसे वैसा फील नहीं हो रहा जैसे उसे उस नाइट फील हुआ था। लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन इतने में किसी की आवाज़ आती है कि जैसे कोई कुछ पटक रहा हो या कटकटा रहा हो, और यहाँ पर शू होती है जो कि वॉल पर अपने हाथों से पिट रही थी, ताकि एटलीस्ट उस आवाज़ से कोई यहाँ पर चेकिंग करने के लिए तो आ जाए। एंड वो लोग सच में यहाँ पर स्टोर रूम के अंदर चले जाते, जहाँ पर डेजी तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि अगर दरवाज़ा खुला तो उसकी पोल खुल जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था, डेजी यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि ये तो बहुत नॉर्मल सा स्टोर रूम है, मैंने इसे क्लीनिंग भी बहुत टाइम से नहीं किया तो फिर ये बहुत गंदा होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। यहाँ पर वो दरवाजे को ओपन करने जाता है, दरवाज़ा स्लाइटली ओपन होता है कि इतने में यहाँ पर से कॉल आने लग जाता है जो कि उसके असिस्टेंट का था। और यहाँ पर वो उस कॉल को पिक करता है। कॉल को पिक करने के बाद यहाँ पर वो आसपास देखता है बेड की ओर, जहाँ पर कोई नहीं होता, तो वो दरवाजे को ऐसे ही बंद कर लेता है। लेकिन बेचारी सू जो होती है डोर की उसी तरफ थी, इस वजह से यहाँ पर कोई उसे देख नहीं पाता है। वही दूसरा यहाँ पर वापस से डोर ओपन होता है, जहाँ पर सू को बहुत होप्स आने लग जाती है। लेकिन डोर ओपन होते ही वो उसके अंकल आंटी होते हैं जो कि उसे लेने के लिए आए थे, और उसे लेकर यहाँ पर वापस से घर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर जो है सू अपनी मम्मा से यानी कि सो कॉल आंटी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पर मेरे अंकल के हवाले मत करो, मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। आंटी कहती कि ठीक है, जितना पैसे यहाँ पर तुम्हारे अंकल तुम्हें देने वाले थे यानी कि मुझे देने वाले थे, और बचपन से लेके अब तक तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे कपड़े का जो भी पैसा यहाँ पर हुआ है वो टोटल सारा का सारा अमाउंट मुझे पे कर दो, फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी इस अंकल से नहीं करवाऊंगी। सू कह रही होती कि आखिर इतने सारे पैसे एक साथ मेरे पास कहाँ से आ सकते, और आपको भी पता है मैं जो कपड़े पहनती हूँ, मैं जो खाना खाती हूँ, वो मैं मेरे पार्ट टाइम जॉब्स की वजह से करती हूँ। और ऐसे भी मैंने अभी कितनी सारी डिलीवरी की काम की है, भले सीजन और वेदर कितना भी खराब क्यों ना हो। आंटी कहते मुझे लाना बंद करो। यहाँ पर वो लोग सूखी और पढ़ने वाले थे कि इतने में यहाँ पर मिसेस मीन आ जाती है। मिसेस मीन यहाँ पर अपने एकदम टॉप लॉयर के साथ आई होती है, जो कि यहाँ पर आकर वो लोग उन्हें रोकने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर सुखी अडॉप्टिव मम्मा बोलने लग जाते कि तुम लोग होते कौन हो हमारी फैमिली मैटर के बीच में आने के लिए। मिसेस मिन कहने लग जाती है कि जहाँ तक मुझे पता है ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तो हमारी अडॉप्ट की हुई बेटी है, और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये प्रूफ हो चुका है कि सू
मेरी ही बेटी है और मैं उसकी बायोलॉजिकल मॉम हूँ और आज मैं यहाँ पर उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आई हूँ। सू तो इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मिसेस मिन होती है जो कि यहाँ पर उसकी अडॉप्टिव मॉम को 1 मिलियन देने के लिए रेडी थी। तो उसकी मॉम तो जाके यानी कि उसकी अडॉप्टिव मॉम जाके तुरंत उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है एंड यहाँ पर वो सू को वापस उनके हवाले कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर सू मिसेस मिन के साथ कार में बैठी होती है। तब यहाँ पर वो उनसे पूछती है कि क्या आप सचमुच मेरी मम्मा हो। वो कहते कि हाँ और डीएनए रिजल्ट यहाँ पर झूठ नहीं हो सकते। मैं तुम्हें लेकर अपने घर चलना चाहती हूँ। लेकिन साथ साथ यहाँ पर आंटी बता रही होती है कि तुम्हारी शादी हमने यहाँ पर बहुत ही बचपन में फिक्स करवा दी थी, जो कि यहाँ पर ही फैमिली के साथ में फिक्स हुई थी। एंड यहाँ पर तो वो कुछ भी नहीं कहती है, वो तुरंत ही यहाँ पर शादी के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड को देखते हैं यानी कि सू को, जहाँ पर वो अपने ग्रूम का इंतजार कर रही होती है। स्टाफ यहाँ पर आकर बता रही होती है कि माफ करना, उन्हें आने में थोड़ा समय लगना वाला है। जहाँ पर वो अपने मन में कह रही होती है कि आखिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे वेट तो यहाँ पर ज़रूर करना होगा। और ऐसे भी मेरी मॉम अगर मुझे दुनिया की सारी खुशी देने के लिए रेडी है तो फिर मैं यहाँ पर उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वही दोस्तों यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर इन लॉ आ जाती है, जहाँ पर वो आकर उसे कहती है कि माफ करना, मुझे नहीं लगता कि आज रात वो यहाँ पर घर आ पाएगा, लेकिन उसे घर आने दो, मैं यहाँ पर उसे अच्छे सबक सिखाऊंगी। तब के लिए तुम प्लीज यहाँ पर इतनी फिक्र मत करो और ओवर थिंक मत करो। वो कहती कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ। एंड मन ही मन यहाँ पे वो कह रही होती है कि आखिर वो इस फैमिली को कैसे बताएगी कि वो किसी और के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। फिर इन सब चीजों के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सो को, जो कि यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉल ओपन कर लेती है फ्रूट्स का। एंड यहाँ पर लोगों को फ्रूट्स बांट रही होती है। इतने यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो आकर यहाँ पर उसकी बेली को नोटिस करते हैं एंड आपस में यहाँ पर बात करने लग जाते कि देखो लगता है ये लड़की प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होते हुए भी कितना ज्यादा काम कर रही है। इसे देखकर तो लगता नहीं है कि ये मॉम बनने की उम्र में है, इसे देखकर तो लगता है कि यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में जाती हो। एंड यहाँ पर ऐसी बात करते हुए और भी लोग जमा हो जाते, जहाँ पर वो सभी लोग उसे लेकर क्रिटिसाइज करने लग जाते कि लगता है यहाँ पर स्कूल टाइम में लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, किसी यहाँ पर अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए स्टॉल पर खाना बनाना पड़ जाए। तो फिर यहाँ पर कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि क्या इस बच्चे को उसका डैडी मिलेगा भी या फिर नहीं। एकदम यहाँ पर सुन सभी को रिस्पॉन्ड करने लग जाते कि मेरे बारे में ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी यहाँ पर इस बेबी का फादर है और हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। इतने में हम यहाँ पर एक मास गर्ल को देखते हैं जो कि यहाँ पर सू को देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर लड़की कोई और नहीं बल्कि डेजी होती है। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर इस सिटी में आई है ताकि वो यहाँ पर लीन के साथ अपनी लाइफ आराम से स्पेंड कर सके। और अब ये सू न जाने कहाँ से आ गई है। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर्स को देखती है और जाकर यहाँ पर उन्हें कुछ खुशबसाकर बोलने लग जाती है। ऑफिसर्स यहाँ पर गुस्से में आते हैं। यहाँ पर वो लोग सू को वहां से अपना स्टॉल हटाने के लिए कह देते। सू यहाँ पर कम्प्लीटली ना कह देती है, ये कहते कि आखिर मैं यहाँ से स्टॉल क्यों हटाऊं, ढेर सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर अपने स्टॉल्स लगाते हैं और ऐसे भी ये सारी चीजें लीगल है। पुलिस ऑफिसर्स को इतना गुस्सा आता है कि यहाँ पर वो सारे के सारे सामान को इधर उधर फेंकने लग जाते हैं। और जब यहाँ पर शो ने रोक रही होती है तब तो वो लोग शो को भी गिरा देते। डेजी पीछे से यहाँ पर उन सभी लोगों को टॉन्ट मारी होती है और डेजी की बात को सुनते हुए वो चार लोग वो बातें और भी बढ़ाकर बोलने लग जाते। सू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उन सभी लोगों से कहने लग जाती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं यहाँ पर अपने आप के लिए और अपने बेबी के लिए कुछ पैसे अर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें मैंने गलत क्या किया है और तुम लोग हो जो कि मुझे इस तरीके से बुली किए जा रहे हो। एंड यहाँ पर अचानक से उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग घबराने लग जाते। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते लीन को, जो कि हान के साथ में यहाँ पर कार में होता है। हान यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम उस चीज का क्या करने वाले हो। लीन कहता है कि पता नहीं मैं क्या करूँ, घर पर 100 बार बोलकर मैं उन्हें समझा चुका हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता। ऊपर से वो डेजी डेजी पर मुझे न जाने क्यों अभी भी शक जा रहा है कि वो इंसान नहीं है। हान कहते हैं कि देखो अब खाली एक ही चीज हमें यहाँ पे बचा सकती है कि या तो वो लड़की तुम्हें दिख जाए या तो वहाँ का सीसीटीवी का फुटेज प्रॉपरली हो जाए, तब तुम्हें यहाँ पर 100% पता चल जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर लीन की कार वहीं से गुजरती है जहाँ पर सू का स्टॉल होता है और वो उसे देखते यहाँ पर कार को रोक देता है। दूसरी यहाँ पर सू होती है जो कि एम्बुलेंस से कॉल लगाने वाली थी, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स इतने बुरे होते हैं कि यहाँ पर वो सू का फोन ही पटक देते हैं और यहाँ पर सू को मारने भी वाले होते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है जो कि यहाँ पर सू को उठाकर वहां से ले चला जाता है। दूसरा डेजी होती जो कि डर के मारे वहां से भाग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर डॉक्टर लीन से कह रहे होते कि आपका मैडम का ज्यादा ध्यान रखना होगा, वो प्रेगनेंसी के बहुत पीक स्टेज में, अगर वो ज्यादा काम करेंगी तो फिजिकल मूवमेंट की वजह से यहाँ पर
उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं, उनकी बॉडी ड्रेन हो सकती है और बेबी पर भी हार्म हो सकता है। उन्हें जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते। वही दोस्तों यहाँ पर डेज़ी आ गई थी जो कि उस रूम के अंदर जाने वाली थी, लेकिन वो लीन को देखकर वहीं रुक जाती है और यहाँ पर कुछ सोच लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे सू होश में आती है। जहाँ पर होश में आती है उसे अपने बेबी की फिक्र होती है और यहाँ पर लीन उसे कह रहा था कि फिक्र मत करो, तुम्हें ट्विंस है और तुम्हारे बच्चे इक्वली फाइन है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम प्रेग्नेंट और तुम काम कर रही हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम ये सब कर रही हो? और यहाँ पर वो उसके हस्बैंड का नंबर मांगने लग जाता है। मनी मन यहाँ पर सोच रही होती है कि वो यहाँ पर उसे सच बताए भी या फिर नहीं, कि वो ही इसके बच्चों का फादर है। लेकिन यहाँ पर वो जैसे उसे बताने वाली थी, इतने में यहाँ पर लीन को कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर उसे प्रेगनेंसी की बात कर रही होती है जेसी। तो फिर यहाँ पर वो प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर यहाँ पर सू हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब यहाँ पर वो लीन को सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने लीन को बताया कि वो उसके बेबीज के साथ में प्रेग्नेंट है, तो फिर ऑफकोर्स ये बात है कि लीन यहाँ पर उसे अबॉर्शन के लिए बोल देगा कि वो एक साथ कितने ही बच्चों को संभालेगा। और उसे लग रहा होता है कि इसकी वाइफ और उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है। लीन कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम अपना ध्यान रखो। और जाने से पहले यहाँ पर वो उसे उसका फ़ोन मांगता है और फ़ोन में यहाँ पर वो अपना नंबर ऐड कर देता है। ये कहते हैं कि इनकेस तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ ना हो और इमरजेंसी का टाइम हो, तो तुम मुझे बुला सकती हो। जैसे वो वहाँ से जाने वाला था, वैसे उसे यहाँ पर एक सिमिलर परफ्यूम की स्मेल आती है। तो फिर यहाँ पर वो सू के बड़ा क्लोज हो जाता है एंड उससे पूछता कि आखिर तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हो। सू कहती है कि मैं परफ्यूम तो यूज़ करती ही नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पर वो गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो कुछ ओवरथिंक कर पाए, उसे कॉल आने लग जाते और वो वहाँ से जाने लग जाता है। सू भी यहाँ से भाग जाती है, कहीं उसे इतना महंगा बिल ना पे करना पड़ जाए। इतने में यहाँ पर वो आ जाता है डॉक्टर्स के रूम में, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे 3 मंथ हो गए और ये बेबी तुम्हारी ही है। तो फिर यहाँ पर लीन जो है डॉक्टर से कहने लग जाता है कि देखिए, आपको मुझे सच बताना ही होगा क्योंकि मैं इनफर्टाइल हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ सच ही है, यहाँ पर बेबी नेचुरली हुआ है, तो फिर आप मुझ पर शक नहीं कर सकते। इतने में यहाँ पर वो डेज़ी से कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मैं यहाँ पर डाइटिशियन और क्लीनिनेस सभी लोगों को बुला लूंगा ताकि वो यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रख सके। और 2 दिन बाद ग्रैंडमा का बर्थडे है, तो इवेंट में ले जाकर मैं यहाँ पर तुम्हें सभी से इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा। डेज़ी तो यहाँ पर खुशी हो जाती है कि फाइनली तुम यहाँ पर मुझे अपने फैमिली वाले से मिलाने वाले हो। इतने में यहाँ से सुजा रही होती है, तो फिर यहाँ पर लीन को नोटिस करती है, जहाँ पर लीन के साथ एक वुमन थी। सू को लग रहा था कि आखिर वो वुमन इतनी देखे किसी को लग रही है। एंड जैसे यहाँ पर वो डेज़ी को देखती है, वो हैरान हो जाती है, पर उसे लग रहा था कि नहीं, शायद से उसने यहाँ पर ध्यान से नहीं देखा होगा। आखिर डेज़ी उसके चाइल्ड के फादर के साथ क्या ही कर सकती है। फिर इसके बाद में उनके जाने के बाद इतनी भी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा सू को ऐसे हालत में देखकर हैरान हो जाती है एंड पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो। सू यहाँ पर असल में घबरा रही होती है, क्योंकि उसे एक ना एक दिन ग्रैंडमा को तो सच्चाई बतानी होगी। लेकिन उसे डर इस बात का ये होता है कि अगर उसने ग्रैंडमा को सच्चाई बता दी तो व्हाट इफ यहाँ पर वो लोग उसे वापस से अपनी आंट के पास में देकर आ जाएंगे तो। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कुछ नहीं छुपाती है और उन्हें बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे के यानी कि ग्रैंडसन की शादी के पहले प्रेग्नेंट हुई थी या फिर बाद में। तो वो उससे बता दी है कि उसके पहले से। ग्रैंडमा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, बिना इतना ज़्यादा इंतज़ार किए मुझे यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड बच्चे मिलने वाले हैं, तो फिर मुझसे ज़्यादा खुश और कौन ही हो सकता है। यहाँ पर तो सू ग्रैंडमा की बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि ग्रैंडमा उसे डांट नहीं रही है। वो कहते कि लेकिन ग्रैंडमा, मेरे बेली में जो बेबी है वो किसी और का है, जो कि आपकी फैमिली में बर्थ देने वाला है। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है? ग्रैंडमा कहते कि देखो, तुम यहाँ पर अपनी चिंता करो कि आखिर तुम यहाँ पर ब्यूटीफुल कैसे लगोगे और भी ज़्यादा, बाकी की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। और रही बात यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की, तो उसे तो मैं खुद देख लूंगी। 2 दिन बाद यहाँ पर मेरा बर्थडे है, जहाँ पर सभी के सामने मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करूंगी कि ये देखो, ये मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ है। और दिखना सभी के सभी लोग कितना खुश हो जाएंगे ये बात जानकर कि तुम प्रेग्नेंट हो। एंड चलो घर पर, मैं तुम्हारे लिए वो सारी प्रेगनेंसी की क्रेविंग तुम्हारे लिए बनाती हूँ और तुम्हें जो खाना है तुम वो खा सकती हो। ऐसे में वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर ढेर से डिजाइनर्स आ जाते हैं अपने टॉप ड्रेसेस लेकर, अपने टॉप ज्वेलरीज को लेकर। एंड ये चीज़ देखकर यहाँ पर तो सो बहुत हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा कहते हैं कि इनमें से तुम्हें जो पसंद है तुम कह सकती हो, और अगर समझना है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, यहाँ पर सभी कुछ हम यहाँ पर लेकर घर चले जाएंगे। वो कहते कि नहीं ग्रैंडमा, मुझे लगता है कि सब कुछ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ग्रैंडमा कहते कह रहे तुम यहाँ पर ही फैमिली की बेटी हो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे लिए ओवर हो जाएगा?
ये सब तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। इतनी वहाँ पर असिस्टेंट आता है जहाँ पर ग्रैंडमा सू को वही अकेला छोड़कर असिस्टेंट के साथ चली जाती है, उसे कुछ समय देकर ताकि वो यहाँ पर खुद ट्राई कर अपने आप से सिलेक्ट कर ले चीज़ें। एंड दूसरे यहाँ पर होता है लीन, जिसे यहाँ पर सपना आ रहा था कि वो और सू एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे। जैसे वो उठता है वो हैरान हो जाता है कि मैं इतना वियर्ड सपना कैसे दे सकता हूँ, एक प्रेग्नेंट वुमन के साथ मेकआउट, बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर इतने में यहाँ पर हम देखते हैं उस ग्रैंडमा के इवेंट को जहाँ पर सू आ गई होती है। एंड सू यहाँ पर आकर आराम से बैठ जाती है और सोचती थी कि मुझे नहीं पता था ये इवेंट इतना ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर ग्रैंडमा को खुश करूंगी तो फिर मेरी शादी होनी तो 110% पक्की है। जिसके बाद में यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे सू की, और जैसे यहाँ पर सू आती है सभी के सभी लोगों की नज़र सू पर ही पड़ जाती है, और यहाँ पर डेज़ी का भी अटेंशन वहाँ चला जाता है जहाँ पर डेज़ी सोच पड़ जाती है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, और अगर लीन ने यहाँ पर उसे देख लिया तो व्हाट इफ लीन यहाँ पर उसे पहचान लेगा और यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी उसके बाद में एक्सपोज हो जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर सू की ड्रेस पर कमेंट पास कर रहे होते कि ये लेडी कौन है और इतना ज़्यादा डिजाइनर कपड़ा कहाँ से पहन कर आई हुई है। सभी लोग उसकी ड्रेस की ऑलमोस्ट तारीफ ही कर रहे थे तब तक जब तक यहाँ पर डेज़ी ने अपनी टांग नहीं लड़ाई थी। फिर इतने में यहाँ पर सू जाकर अपना टाइम स्पेंड करी होती है। वही दूसरे यहाँ पर होती है डेज़ी, जो कि यहाँ पर नैन से जाकर कहने लग जाती है कि ये ड्रेस तो फेक डिजाइनर की है। नैन्सी कहती कि तुम क्या उसे जानती हो? वो कहते कि ऑफ कोर्स मैं इसे जानती हूँ, उस दिन मैं रास्ते से जा रही थी तब मैंने इसे देखा था। वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होकर यहाँ पर स्टॉल में फ्राइड राइस सभी को सेल कर रही थी। तो तुम खुद सोच कर देखो, ऐसी लड़की के पास टॉप डिजाइनर ड्रेसेस कैसे आ सकते हैं, और ऐसे भी ये प्रेग्नेंट है एक अननोन के पति के साथ में, जहाँ पर इसके खुद नहीं पता कि आखिर इसका फादर कौन है। ये बात सुनकर यहाँ पर नैन्सी और उसकी फ्रेंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। नैन्सी कहते कि इतने लो क्लास इंसानों को हम इतनी हाई एंड पार्टी में नहीं आने दे सकते, तो फिर हमें यहाँ पर इस लड़की को इसके स्टैंडर्ड्स बता नहीं होंगे। एंड यहाँ पर तो डेज़ी खुश हो जाते कि चलो कोई तो है जो कि यहाँ पर मेरा काम आसान कर देगा। जहाँ से शू जा रही होती है नैन्सी यहाँ पर आकर उसे रोक देती है। यहाँ पर वो तो उससे कहने लग जाते कि सॉरी मैं आपको नहीं जानती हूँ। डीसी कहते कि हाँ, ऐसे भी तुम्हारी पहुंच हाई एंड से कहाँ होगी, लेकिन हम सभी तुम्हें जानते कि आखिर तुम क्या काम करती हो। जहाँ पर शू को कुछ समझ आना था, नैन्सी बोलने लग जाते कि अरे इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो, तो कि तुम एक नॉर्मल स्टॉल उठाती हो और नॉर्मल सा फ्राइड राइस सेल करती हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अभी कभी इस पार्टी से बाहर चली जाओ। सू कहते कि मैं यहाँ पर फ्राइड राइस सेल करने नहीं आई हूँ, मेरी ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। नैन्सी कहते कि आज यहाँ पर ग्रैंडमा को का बर्थडे और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी ग्रैंडमा है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है या फिर नहीं? और ऐसे भी अभी कभी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम इस पार्टी में बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो। सू यहाँ पे से समझा रही होती कि देखो आज का बर्थडे हम स्पॉइल नहीं करते, तुम बाद में खुद रिग्रेट करने वाली हो, तो बेटर होगा अगर तुम यहाँ पर ऐसा मिसबिहेव ना करो तो, और इस मामा के इवेंट को अच्छे से रिस्पेक्ट करो तो। नैन्सी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की और मुझे सिखाने की, आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स उस पर हंसने लग जाती है। सू कहते कि देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो। नैन्सी बोलती कि ये सब बताओ, तुम यहाँ पर इस पार्टी में आई हो तो फिर तुम्हारे पास इस पार्टी का इनविटेशन कार्ड तो जरूर होगा, जरा उस इनविटेशन कार्ड को तो दिखाना। सू कहती है कि मेरे पास कोई इनवाइट नहीं है क्योंकि मैं इस घर में रहती हूँ, तो मुझे इनविटेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। नैन्सी यहाँ पर हंसने लग जाती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी उस पर हंसने लग जाते हैं कि अरे वाह, मजाक तो बड़ा अच्छा कर लेती हो, तुम यहाँ पर रहती हो, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं होगा कि तुम कहाँ पर रहते हो जो हमसे तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? झूठ बोलने से पहले एक बार सोच तो लेती। जिसके बाद ही यहाँ पर वो वाइन का ग्लास उठाकर यहाँ पर उसके सर पर गिराने लग जाती है। सू कहते कि तुम्हें ठीक नहीं कर रही हो। वो कहते कि ऐसा लगता है तुम इस बड़ी की पार्टी में यहाँ पर किसी मैन को सेड्यूस करने के लिए आई हो। सो नैन्सी से कहते कि बकवास बातें करना बंद करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर नैन्सी अपने फ्रेंड्स को इशारे करती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स जाकर सू को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उससे बहुत गंदे तरीके से बोली करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरा यहाँ पर लीन को देखते हैं जो कि इस पार्टी के अंदर आ रहा होता है। उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसे बता रहा था कि आज तो यहाँ पर आपकी वाइफ ही मौजूद होंगी, तो फिर आपका क्या कहना है कि क्या आप यहाँ पर ग्रैंडमा के सामने कन्फेस कर भी पाएंगे या फिर लीन कहता कोई बात नहीं, मैं इन सभी के सभी मैटर्स को हैंडल कर लूंगा। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि आपके सेकंड फोन पर आपकी वाइफ का कॉल आ रहा है। असल में यहाँ पर लीन की ग्रैंडमा कोई और नहीं बल्कि मिसेस गू ही होती है, जिसने यहाँ पर उसकी वाइफ यानी कि शियो का नंबर यहाँ पर उसे दे दिया होता है।
तो फिर उसने वाइफ करके सेव किया था। वही दूसरी यहाँ पर सू होती है जो कि लीन को कॉल लगा रही थी, ये जाने बगैर कि वो यहाँ पर उसे ही कॉल लगा रही है। जैसे ही यहाँ पर लीन चिल्लाने की आवाज सुनता है वो यहाँ पर हैरान हो जाता है। पहले तो वो कॉल को पिक नहीं करने वाला था। दूसरा यहाँ पर सू होती है जिसे लोग बड़ी बुरी तरीके से बुली कर रहे थे। यहाँ पर सू अपने हस्बैंड से मदद मांग रही होती है। जैसे यहाँ पर वो ऊपर आता है, यहाँ पर वो सू को उस हालत में देखता है एंड सू यहाँ पर लीन से मदद मांगने लग जाती है, जहाँ पर नैन्सी और सभी लोग लीन को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर सू से मदद मांगने मांगते तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। नैन्सी और उसके सभी फ्रेंड्स यहाँ पर लीन से कह रहे थे कि ऐसी वुमन पर ध्यान मत दीजिए, वो बस एक नॉर्मल सा फूड स्टॉल चलाती है और ऐसी पार्टी में बस रिच लोगों को सेड्यूस करने के लिए आई है। लीन को यहाँ पर गुस्सा आता है, यहाँ पर वो हाथ से कह देता है कि इन सभी के सभी लोगों को पार्टी से इसी वक्त निकाल दो। एंड यहाँ पर वो सू को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर भाग जाता है, जहाँ पर हान सोच रहा होता है कि अचानक से लीन को यहाँ पर इस वुमन में इंटरेस्ट कब से आने लग गया और वो कब से यहाँ पर दूसरे वुमन से केयर करने लग गया। इतना तो वो टीसी की भी केयर नहीं करता है। वही दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर बता रहे होते हैं कि देखिए ये सेकंड टाइम हुआ है, अगर थर्ड या फोर्थ टाइम होता है तो मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि यहाँ पर बच्चे अलाइव भी रह पाएंगे या फिर नहीं, और इनका मिसकैरेज होने के बहुत हाई चांसेस है। तो फिर इन्हें अपना खुद का ध्यान बहुत ज़्यादा ही रखना होगा और सीरियसनेस में लेना होगा अपनी हेल्थ को। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते। दूसरे यहाँ पर हान लीन से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कब से इस वुमन की इतनी फिक्र होने लग गई। लीन कहने लग जाता है कि जैसे तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है ना किस तरीके से उस वुमन ने मुझसे पैसे मांगे थे शुरुआत में, जब पहली बार मैं उससे मिला था। तो तुम खुद सोचो, अगर उस पार्टी में से कुछ हो जाता तो वो पार्टी मेरी फैमिली की थी, तो न जाने यहाँ पर मेरी फैमिली को कितना ज़्यादा कंपेंसेशन उसे पे करना पड़ता। एंड लीन यहाँ पर ये सब कुछ बस बहाने की तरफ बोल रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर उसे कॉल आता है कि आपकी वाइफ हमें अभी तक नहीं मिली है। इतने में यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि हम शू को तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं और तुम्हारी वाइफ पार्टी में मिल नहीं रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि यही तुम्हारी वाइफ है। लीन कहने लग जाती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एंड धीरे धीरे करके यहाँ पर वो होश पाने लग जाती है, जहाँ पर लीन तो क्वेश्चन की बरसात कर देता है उसके ऊपर। पूछने लग जाता है कि आखिर तुम उस इवेंट में क्या कर रही थी और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं था तुम्हारी जान बचाने के लिए। देखो मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम्हें डाइवोर्स दे देना चाहिए, ऐसे भी अभी तक देरी नहीं हुई है। तो फिर यहाँ पर सू क्लियरली कहती थी कि मैं डाइवोर्स नहीं देने वाली हूँ। लीन बोलता कह रहे तुम्हारे हस्बैंड में ऐसा क्या है कि तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकती। जैसे यहाँ पर सू उस एग्रीमेंट के बारे में बताने जाने वाली थी, इतने में यहाँ पर लीन को ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जो उसे यहाँ पर बर्थडे पार्टी में बुला रही होती है। लीन जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो सू से कह कर जाता है कि जान जाए, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सिचुएशन हो तो मुझे तुरंत ही बुला देना, और वहाँ से शर्माते हुए चला जाता है। हाँ यहाँ पर कह रहा था कि अरे इससे अचानक से क्या हो गया, अभी तो बोला था कि कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वही साथ ही साथ यहाँ पर सू को भी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। सू कहती है कि माफ करना, लेकिन आप बर्थडे पार्टी को कंटिन्यू करो क्योंकि मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगता, इससे मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में आना पड़ा है। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि यहाँ पर लीन पर चिल्ला रही थी कि यहाँ वहाँ घूम सकते हो लेकिन अपनी वाइफ से मिल नहीं सकते, तुम्हें पता है कि वो हॉस्पिटल में है। लीन कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एंड यहाँ से वो चली जाती है अपनी बड़ी बहन से बातें करने के लिए। इतने में यहाँ पर डीजी आ जाती है जो कह रही थी कि तुम क्या मुझे अपनी फैमिली से मिलाओगे नहीं। लीन कहता है कि मैंने कब ऐसा कहा, और हाँ बिना पूछे कुछ भी मत क्या करो और चुपचाप घर चले जाना। और वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर उस सू की वजह से हो रहा है। जब सू बीच में आ रही है तब तक सारी चीजें फ्लॉप हो जा रही है। हान यहाँ पर लीन से कहता है कि देखो डिफरेंस तो समझ में आता है, जिस तरीके से तुम यहाँ पर सू से बात करते हो और डेज़ी से बात करते हो। वो कहता है कि डेज़ी वो वुमन नहीं है जिसके साथ में मैंने यहाँ पर नाइट स्पेंड की थी। दूसरी यहाँ पर होती है हमारी सू, जो कि घर पर बैठकर आराम कर रही होती है। उसे ग्रैंडमा को बहुत थैंकफुल थी क्योंकि ग्रैंडमा ने यहाँ पर उसे कार्ड दिया था, तो वो सोचते हैं कि उसे जाकर यहाँ पर बेबी के लिए कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए। एक दिन यहाँ पर बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ की स्टाफ इतनी रूड होती है कि वो यहाँ पर उससे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि तुम जैसे लोग तो यहाँ का बॉक्स भी ओन नहीं कर सकते या फिर खरीदने की औकात रख सकते हो। सू यहाँ पर से कुछ कह नहीं रही होती है, इतने में यहाँ पर वो उसे और सुनाने लग जाती है, जहाँ पर सू की एक क्लासमेट आ जाती है जिसका नाम यहाँ पर सिया होता है। एंड सिया यहाँ पर जानबूझकर सू पर इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट भी हो गई, न जाने यहाँ पर तुम्हें पता भी होगा कि इस बेबी का फादर कौन है। और ऐसा कर करके वो सभी लोगों को इकट्ठा कर देती थी, जहाँ पर वो सभी के सभी गधे लोग मिलकर उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं।
जहाँ पर तो सो कहने लग जाते कि मुझे तुम जैसे लोगों के साथ बातें भी नहीं करनी है। और यहाँ से वो जाने वाली थी कि यहाँ पर सिया से पकड़ लेती है और यहाँ पर कह रही चोरी कर कर कहाँ जा रही हो। स्टाफ कह रहे थे कि मुझे पक्का यकीन है कि इस लड़की ने यहाँ पर कुछ ना कुछ चोरी जरूर की होगी। सो कहते कि बिन मतलब का इल्जाम लगाना बंद करो। मैं अभी अभी आई और मैं ये सारा काम क्यों ही करूंगी। मैं तो यहाँ पर कुछ परचेज करने के लिए आई थी, लेकिन तुम भी मुझ पर इल्जाम लगाया जा रही हो। और वो लोग यहाँ पर उसे बुली करना शुरू कर देते। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि मैडम यहाँ पे बेबीज के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए गई है। ग्रैंडमा कहती कि अरे वाह, वो तो हमारी मॉल में गई है। जहाँ पर वो लीन को कॉल लगा देती है एंड कहती कि प्लीज जाकर एटलीस्ट यहाँ पर अपनी वाइफ को मिल तो आओ, उसे देखता हो, उसे समझता हो, फिर बाद में खुद डिसाइड कर लेना। लेकिन लीन यहाँ पर रेडी नहीं होता। इतने में यहाँ पर उसे सुखिया से कॉल आने लग जाता है और जैसे यहाँ पर वो कॉल पिक करता है, यहाँ पर उसे किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि यहाँ पर सुपर चिल्लाया जा रहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है सू को बचाने के लिए। वह दूसरा यहाँ पर सिया होती है जो कि बड़े बुरी तरीके से यहाँ पर उसे बुली करी थी। इतना कि वो लोग यहाँ पर उसके ड्रेसेस को फाड़ रहे होते। सू कहते कि तुम ये सब कुछ इलीगल काम करती हो। सिया कहते कि अरे तुमने इस पूरे के पूरे स्टोर का कोई सामान चोरी किया तो फिर मैं लीगली तुम्हें चेक ही तो कर रही हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लीन को जो कि हान के साथ यहाँ पर कंपनी में आ गया होता है। वही दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा भी अपने असिस्टेंट के साथ ही वहीं पर पहुंच जाती है। वही दूसरा यहाँ पर वो मैनेजर भी आ जाता है जहाँ पर सिया बढ़ा चढ़ाकर उस मैनेजर को सारी की सारी बातें बोलने लग जाती है और वह सभी के सभी स्टाफ्स भी वैसे ही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर मैनेजर जो है उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, इतना कि यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाला था। लेकिन इतने में वहीं पर लीन आ जाता है जो आकर यहाँ पर उसे रोक लेता है एंड यहाँ पर वो सू को ऐसी हालत पर देखकर टेंशन में आ जाता है। सू से कहते हैं कि मेरे स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। दूसरे यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, वो मैनेजर का कॉलर ही पकड़ लेता है। कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक प्रेग्नेंट वुमन को इस तरीके से बुली करने की। एंड यहाँ पर दूसरा लीन उसे लेकर जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि ठीक है, ये स्टोर अब इस मॉल में बिल्कुल नहीं चलने वाला है और तुम सब के सब यहाँ से नहीं बल्कि हर एक शोरूम से फायर होने वाले हो। जहाँ पर तुम्हें नौकरी कौन देता है वो भी मैं देखना चाहता हूँ। एंड बाद में यहाँ से वो सू को लेकर जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है जो कि यहाँ पर उन दोनों को एक साथ देख लेती है एंड जाकर यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम दोनों तो एक साथ एकदम परफेक्ट लग रहे हो। लीन कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है। वो कहते कि मिलो यही तुम्हारी वाइफ है। एंड यहाँ पर सू को तो इतना बड़ा शौक लगता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर उन स्टाफ वाले लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर रो रहे होते हैं क्योंकि इतनी नॉर्मल से कपड़े पहन कर आने वाले इतने रिच इंसान की वाइफ होगी उन्हें पता जो नहीं था। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर नोटिस करते हैं डेजी को जो कि उनकी बातों को सुन लेती है। उसने यहाँ पर सिया को भेजा होता है जानबूझकर, जहाँ पर उसका प्लान भी चौपट हो जाता है और अब वो इस एंड पर पहुंच जाती है कि वो यहाँ पर सू की जान तक ले सकती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ध्यान आप लोगों को उतना ही रखना क्योंकि प्रेगनेंसी की डेट बहुत जल्दी पास आती जा रही है। हान यहाँ पर उसे छेड़ रहा होता है, कह रहा होता है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारी वाइफ होगी और अभी तो तुम यहाँ पर डैड बनने वाले हो। क्या तुम यहाँ पर डैड बनने के लिए रेडी भी हो। ग्रैंडमा कहते कैसे कैसे नहीं, डैड तो तुम्हें जरूर बनना ही पड़ेगा। वही दूसरा यहाँ पर सू होश में आने लग जाती है। वही दूसरा यार यहाँ पर ग्रैंडमा उसका बड़े अच्छे से ध्यान रखने लग जाती है। कहते कि तुम आराम से यहाँ पर लीन से बात करो। अन्य यहाँ से वो जाने लग जाती है। हान कहते कि मुझे भी कुछ डिस्कशन करनी है। ग्रैंडमा कहते कि मुंह बंद रखो। एंड यहाँ पर वो हान का कान पकड़कर उसे भी बाहर लेकर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर होती है सो जो कि यहाँ पर लीन को थैंक यू बोल रही होती है उसकी जान बचाने के लिए। लीन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आपसे प्रोटेक्ट करके रहूंगा। सो इस बात को सुनकर तो यहाँ पर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर बहुत समय के बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर वो घर पर होती है एंड आज यहाँ पर उसे चेकअप के लिए जाने वाली थी, यानी कि उसके स्कूल का एनिवर्सरी भी था। तो फिर वो सोच रही थी कि क्या यहाँ पर लीन को लेकर जा सकती है। इतने में यहाँ पर लीन आता है जहाँ पर वो से पूछ रही होती है कि क्या आज तुम यहाँ पर फ्री हो। लीन कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। लेकिन इतने में यहाँ पर लीन को डेजी का कॉल आ जाता है जहाँ पर डेजी भी उसे स्कूल की एनिवर्सरी में बुला रही होती है, बट यहाँ पर लीन उसे कम्प्लीटली ना कह देता है। एंड यहाँ पर सू से पूछा था कि बोलो तुम क्या कर रही थी। सुमन में सोच रही होती कि शायद से वो बिजी होगा। एंड यहाँ पर वो से कहती कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर चली जाती है अपने स्कूल की एनिवर्सरी में जहाँ पर उसे क्लास में तो उसे प्रेग्नेंट देखकर तो ऑलरेडी यहाँ पर उसे बुली करना शुरू कर देते और उसके
ड्रेसिंग सेंस को भी लेकर कि तुम्हें पता नहीं है कि तो अगर तुम बाहर निकल रही हो तो एटलीस्ट तुम यहाँ पर अच्छे कपड़े तो पहन कर आना चाहिए। सो कह रही थी कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं यहाँ पर अपने कंफर्ट कपड़े में हूँ, मुझे यहाँ पर फैंसी कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। जहाँ पर उसे क्लासमेट्स उसे बहुत बुली कर रही थी एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है डेजी की, जहाँ पर लीन उसे जॉब करने के लिए आया होता है। जैसे यहाँ पर सू डेजी को लीन के साथ देखती है वो हैरान हो जाती है और सभी लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर डेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये बात सुनकर तो यहाँ पर वो हैरान हो जाती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड कि जो बॉयफ्रेंड है वही उसका हस्बैंड है, और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो वहाँ से जाने वाली थी लेकिन इतने में वो लड़कियां उसे वापस से बुली कर रही होती है, जहाँ पर वो सू को धक्का देती है। लेकिन यहाँ पर लीन आकर सू को संभाल लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो जो क्लासमेट होती है वो जानबूझकर यहाँ पर उसकी बुराई करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर लीन जो होता है वो उस पर चिल्लाने लग जाता है एंड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे सोच की बातें करते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सिक्योरिटी गार्ड से कहकर वहां से निकाल देता है। इतने में यहाँ पर वो सू को अपने साथ ले जाने वाला था बट यहाँ पर सू उसका हाथ छोड़ देती है, कहते है कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर लीन भी हैरान होता है, हान भी हैरान होता है। वो कहता है कि तुम्हें पक्का श्योर है कि तुम क्या बोल रही हो या फिर तुम्हारे प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं पक्का श्योर हूँ। यहाँ पर ग्रैंडमा ने भले इस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया हो लेकिन मुझे पता है कि ये बेबी यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है, और ऐसे भी तुम्हारी खुद की लवर है जहाँ पर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ। एंड वो अपने आप को क्लियर करके वहां से चली जाती है। यहाँ पर दुखी लीन होता है और शक्ल पर नजर आ रहा होता है हान के 12 बजे होते। वो कहते ही गए अब तो तुम पक्का काम से गए, देखना ग्रैंडमा तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। दूसरी यहाँ पर सू होती है जो कि यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी एंड इतने में यहाँ पर उसके अंकल आंटी आ जाते हैं जो आकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। आई मीन उसकी स्टेप मम्मा यानी कि अडॉप्टिव मॉम, जो कि यहाँ पर उसे अभी भी उसके अंकल के साथ में शादी करने के लिए कह रही थी। सो यहाँ पर उन्हें मना कर रही होती है। इतने में यहाँ पर लीन हान के साथ आ जाता है। लीन को यहाँ पर हर एक डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते। लीन को फाइनली करेज मिल जाता है जहाँ पर वो सू के पास जाकर उसे बचाता है। हान यहाँ पर उस अंकल आंटी को लेकर तो पहले वहां से चला जाता है, वो भी पुलिस स्टेशन लेकर। वही दूसरा यहाँ पर लीन उस दिन की बात उससे पूछने लग जाता है एंड यहाँ पर सू फाइनली कन्फेस कर देती है कि वही उसके ट्विंस का डैडी है। ये बात जानकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम एक साथ नहीं रह सकते। जिसके बाद में यहाँ पर वो रीज़न पूछता है तो फिर वो डेजी का रीज़न बता रही होती है। लेकिन उसे शुरुआत से लेकर सब कुछ बताता है कि वो तो डेजी को जानता भी नहीं था और डेजी खुद यहाँ पर सामने से आई थी, ये कहते हुए कि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किए। तब जाकर यहाँ पर इन दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग आपस में प्लान बनाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं स्कूल एनिवर्सरी में, जहाँ पर सबसे पहले तो लीन जीजी से उस डायमंड वाले ईयरिंग को लेकर यहाँ पर सो को दे देता है। ये कहते हैं कि बस ऐसी मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे लिए और भी बड़े से रिंग ला दूंगा। फिर यहाँ पर स्टेज पर जाने की पारी आती है जहाँ पर सभी के सामने निजी खुश हुई थी कि लीन यहाँ पर उसे अपनी एज अ वाइफ कंसिडर करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लीन तो यहाँ पर माइक में सभी के सामने उसका पर्दा ही फाश कर देता है, जहाँ पर तो रिजी अपने ठिकाने पर होती भी नहीं है। इतने में यहाँ पर वो सभी से कह रही होती है कि ये सब झूठ है, जरूर यहाँ पर सूने तुम्हें फंसाया होगा। लीन कहता है नहीं, फंसाया तो तुमने मुझे यहाँ पर है। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी का पर्दा सभी के सामने फाश हो जाता है एंड यहाँ पर डेजी को हार माननी पड़ती है। फाइनली हम यहाँ पर हमारा फेवरेट सीन देखते हैं जहाँ पर सभी के सामने लीन जो है सू को प्रपोज कर देता है शादी के लिए एंड यहाँ पर उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर सू को उसका रियल लव मिल जाता है और लीन को भी, और ये ड्रामा यहीं पर इसी तरीके से खत्म हो जाता है।